इंडियन मीडिया को ये कहा जाता है कि आपने हार्ड लाइन लेनी है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हमारे होटल का रिकॉर्ड है, जो टीम यहाँ पे रुकती है वो जीतती है। आपने रिकॉर्ड ख़राब कर दिया है। मैं बता रहा था हमने कई होटल्स का रिकॉर्ड ख़राब किया। और मैं आपको नेपाल के अगेंस्ट जो स्टोरी हुई वो मैं आपको बता दूं कि रेस्ट क्यों नहीं कराया। तो जब आपने किसी को बाहर करना होता है तो जिस किस्म की आप बातें अपने सहाफ़ियों से करवाते हो, और एकदम से जो शोर हमने वहाँ पे सुना है वो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं सुना। अब अगर आपने ये कदम उठाया है ना, तो आपका वर्ल्ड कप भी बाबर रिजवान के बगैर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्री हिट शो। हम सब चाहते हैं कि 2023 से पहले वाली जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो किसी तरह वापस आ जाए, और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स एक वजह है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान टीम के वो बिहाइंड द सीन्स वाला कंटेंट जो हम पीसीबी चैनल्स पे देखते थे ना, वो है। और उसके पीछे दो मेन नाम, पहला इब्राहिम बदीस और दूसरा एहसन इफ्तिखार नागी, जो आज मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो एहसन भाई। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बिल्कुल, मैं बहुत टाइम से चाहता था आपको होस्ट करूं, लेकिन अब जो टॉपिक्स आए हैं ना, मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है आपके साथ बैठ के इस पे बात करने का। तो सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। कंटेंट की बात मैंने की है कि, और ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी जब हमने स्पेशली 2022 से ज़्यादा हिट हुई, लेकिन उससे पहले इब्राहिम बदीस जो हैं वो इस पे बहुत काम कर रहे थे, और उसके बाद फिर आपने इसको कैरी किया। तो कितना आप समझते हैं आजकल की डिजिटल की दुनिया में ये ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान टीम है या नेशनल टीम्स हैं उनके प्लेयर के साथ इस तरह का कंटेंट बनाया जाए और उसके साथ फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए? यार देखो, जो डिजिटल कंटेंट है उसकी बनाने की जो मकसद है और जो उसके पीछे एक प्रेमिस होता है वो ये होता है कि आप अपने फैंस को प्लेयर्स के साथ कनेक्ट करो, आप अपने फैंस को टीम्स के साथ कनेक्ट करो। क्योंकि जब तक फैंस के दिल में एक वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा या वो एक चाहत नहीं होगी फॉर द टीम, वो ग्राउंड में नहीं आएंगे। और जब तक फ़ैन ग्राउंड में नहीं आएगा, पैसा जनरेट नहीं करोगे, आपके स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, आपकी ब्रॉडकास्ट नहीं हो डील्स नहीं होंगी, आपका गेट रेवेन्यू नहीं आएगा। तो डिजिटल जो है इट प्लेज़ अ ह्यूज रोल। हम लोगों को फ़ायदा ये था जब हम लोगों ने 2019 में हम सब ने पीसीबी ज्वाइन किया और ये टीम बनी। उस वक्त हमें फ़ायदा ये था कि पीसीबी डिजिटल के ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ था। तो उसके अंदर जैसे कहते हैं, और अगर काम हुआ भी था वो ऐसा था कि जो उस वक्त पीसीबी के स्पॉन्सर्स थे वो जिसे कहते हैं अपनी एक क्लॉज डाल दिया करते थे पीसीबी की सीरीज़ स्पॉन्सर करते हुए कि जी आप लोगों ने ये एक डिजिटल शो है, ये भी चलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो इस तरह से ये हो जाता था, जिसके अंदर वही होता है कि जी दो प्लेयर बैठे हुए हैं, साथ एक होस्ट है, और वो उसके अंदर वही रैपिड फायर चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। वी वेंट बियॉन्ड दैट। हमारा ये मकसद था, हम लोग चाहते थे कि हम एक आम जो बच्चा है, जो इस वक्त 12-13 साल 14 साल की उम्र का बच्चा है, जो कि सोच रहा है कि मैं क्या करूं और क्रिकेट का भी फ़ैन भी है, उसको हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये प्लेयर्स जो हैं ये भी तुम्हारी ही जर्नी से हो के आए हैं, ताकि वो रिलेट कर सके। और फिर उसके साथ ज़ाहिरी बात है, मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हम पाकिस्तान में मिस कर देते हैं, वो ये है कि आपकी जो भी स्पोर्ट होती है या जो भी स्पोर्ट्स टीम होती है, इट्स अ वेरी ग्रेट टूल फॉर अ सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप देखें, जो आपकी स्पोर्ट्स है और आपके जो आर्ट्स हैं, दे हेल्प यू क्रिएट, दे हेल्प यू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। तो इस वजह से हम लोग फिर इस तरफ भी हम चले कि अच्छा, हमारे जो सुपरस्टार्स हैं इन द टीम, या जो हमारी टीम ओवरऑल है, हम इससे पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उस वक्त जिस तरह आपने इब्राहिम का नाम लिया, इब्राहिम वाज वर्किंग विद द मेंस टीम, आई वाज वर्किंग विद द वुमेंस टीम एट दैट टाइम। हम लोगों ने वो पूरा चलाया, हमारे पीछे बहुत लोग थे। ये कह देना कि हम दोनों ने सिर्फ किया नहीं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट था। हम लोग बहुत बहुत जिसे कहते हैं घंटे, वो जो आपको 5 मिनट का कंटेंट नज़र आता था उसके पीछे 5 घंटे मेहनत हुई होती थी, 5 घंटे मीटिंग हुई होती थी। बिल्कुल। तो थैंकफुली अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो हम लोगों ने उस वक्त मेहनत डाली उसको लोगों ने देखा भी, लोगों ने सराहा भी। एंड येस, आई फील, जिस तरह आपने कहा वो जो 2023 से पहले वाला टाइम था, आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव वर्क in the PCB at that time. बिल्कुल, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी एक दफ़ा स्टेडियम में ये डिस्कस किया था कि अब मतलब लाइक उस टाइम पे आप लोगों की एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी, एंड यू गाइडेड मी कि भाई मेरी नहीं है फॉलोइंग, ये इस पोजीशन की है जो पाकिस्तान टीम के साथ बंदा होता है। लेकिन एहसन भाई, एक चीज़ जो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, एंड आई वांट फैंस टू लर्न दिस, कि जो प्लेयर्स हैं हमारे एशियन प्लेयर्स का यूजुअली ये होता है कि यार इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी नहीं है। ये जो कंटेंट बनाना आपने स्टार्ट किया, उससे लोग
प्लेयर्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, प्लेयर्स को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती गई और उनको कम्युनिकेट करना आ गया? देखिए, ये सिर्फ डिजिटल कंटेंट की बात नहीं थी, बेसिकली वी वर कम्युनिकेशंस मैनेजर्स, और कम्युनिकेशन के अंदर ही, क्योंकि अब डिजिटल इज सच आपका जो सोशल मीडिया आपका डिजिटल है, ये एक इतना बड़ा ये और पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, इसने स्क्रीन्स को रिप्लेस कर दिया है। अब सारा जर्नलिज्म डिजिटल पे हो रहा है, ये पॉडकास्ट भी डिजिटल पे ही जाना है। तो जब आप एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर, आपके लिए डिजिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट, कि आप डिजिटल को कैसे यूज़ करते हो। तो जब हम प्लेयर्स के साथ बैठते थे या कोचेस के साथ बैठते थे, वी एक्चुअली यूज़ टू वर्क विद देम उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर भी। अब कम्युनिकेशन के ऊपर जब मैं बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा हम ये कहते थे कि जी अच्छा ये अंग्रेज़ी का अल्फाज बोलना है या ये करना है। हम ये बात करते थे कि आपके साथ, आप अगर मैं आपको कोई एक इंटरव्यू करवा रहा हूँ या आपको मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में लेके जा रहा हूँ, तो क्या इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं और आप क्या बात कहोगे, ठीक है, और जो आप ही बात कहना चाहते हो वो बेहतरीन अंदाज में और कैसे हो सकती है, जिससे पीसीबी भी कवर हो जाए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी कवर हो जाए। क्योंकि बहुत देखें ज़रूरी होता है कि प्लेयर्स को भी पता होता है जब वो इस लेवल पे खेल रहे होते हैं कि देयर आर सर्टन डूज़ एंड डोंट्स, ठीक है, वहाँ पे लेकिन प्लेयर को गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी होता है। और इस वजह से आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड टीम्स के साथ कम्युनिकेशन मैनेजर्स होते हैं। उसकी वजह ही है कि अब जो स्पोर्ट्स इतनी प्रोफेशनलाइज्ड हो चुकी है, वो इसी वजह से है कि अब आपने देखें, जब आपका एक प्लेयर है या आपकी एक टीम है, ये जितनी अच्छी प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो इस प्रोफेशनलाइजेशन के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम करे। तो हमारा यही होता था। और फिर आपको ऑफ कोर्स देखें, जब जारी बात है, एक इंटरव्यू आपने मेरे साथ करना है डिजिटल के ऊपर, एक इंटरव्यू आपने ये क्या नाम है होस्ट ब्रॉडकास्टर के साथ करना है, एक आपने करना है मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी है। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी कि अगर कोई मैच के बाद या प्री सीरीज़ कोई इंटरव्यू वगैरह होना है, तो मैं ब्रीफ करके पहले खुद ही अपने डिजिटल पे कर लूँ, ताकि बहुत सवाल तो वही है ना यार, उसके अलावा तो और कोई सवाल नहीं है। तो ताकि एक प्लेयर का टेस्ट रन हो जाता था, तो जाके एक हमारा कंटेंट भी शूट हो गया, हमारे पास कंटेंट भी आ गया। और फिर जब प्लेयर ने जाके वहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस की या जिसके साथ भी बात की, वहाँ पे प्लेयर यूज टू लुक वेरी नाइस। ज़बरदस्त, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इस तरह करके मीडिया मैनेजर्स जो हैं उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसके बाद प्लेयर्स जो हैं इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पे, ये जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके साथ अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये कंटेंट बनाते हुए आपको सबसे ज़्यादा वैसे मज़ा किस प्लेयर के साथ आया? यार मज़ा ऑन एंड ऑफ, देखो मैं आपको बताऊं, जब आप जीतते हो ना तो उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता था। हाँ, ठीक है, उस वक्त तो जारी बात है, एवरीवन यूज्ड टू बी वेरी चिल और बड़ा वो जैसे कुछ कहते हैं प्लेयर्स ना। होते हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो हर टाइम मज़ा करा देते हैं, लाइक हसन अली। हाँ 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 हाँ। तो वो हर टाइम कुछ ना कुछ या ऐसा बना देते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के जब मैं था उस वक्त तो ड्रेसिंग रूम में तकरीबन सारे ही ऐसे प्लेयर्स थे। ठीक है, जिस तरह जब आप जिस तरह मैं कहता व्हेन यू यूज्ड टू विन, या जब माहौल बड़ा अच्छा होता था, ठीक है, तो उस वक्त यही होता था कि आप कैमरा ऑन करते थे तो प्लेयर आपके लिए खुद ही कुछ कर देता था। हाँ। कोई आपको मोमेंट दे देता था। लेकिन फिर बीच में ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 ऐसा टाइम आया था कि जब थिंग्स वर नॉट वेरी स्मूथ। तो उस वक्त जिसे कहते हैं ना, देयर यूज्ड टू बी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आती थी कि यार डू वी रियली नीड टू डू दिस, अच्छा डू आई रियली नीड टू डू दिस मीडिया कॉन्फ्रेंस, हमें क्या ये इंटरव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हेन यू हैव टू टेल योर प्लेयर कि क्यों ज़रूरी हैं ये चीज़ें। जब अच्छा होता है तब तो सब सही है, बट जो एक्चुअल कम्युनिकेशंस मैनेजर का काम शुरू होता है वो तब होता है जब चीज़ें मुश्किल होती हैं और जब आपकी टीम हार रही होती है, क्योंकि उस वक्त क्राइसिस को मैनेज करना, उस वक्त कम्युनिकेशंस को मैनेज करना, दैट डिटर्मिन्स हाउ गुड यू आर। लेकिन ये 2023 का हसन भाई जो आपने नाम लिया ना, ये मेरे ज़ख्मों पे लीमू छिड़के आपने। ये 2023 हमारे लिए बहुत दर्दनाक है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा, बाबर आजम का एक पॉडकास्ट मैंने देखा और उनसे पूछा गया कि एक चीज़ जो आप अपनी मेमोरी से या अपने करियर से, रिसेंट ईयर से डिलीट करना चाहते हैं, तो ही सेड के 2023 का एशिया कप। एंड आप भी उस एशिया कप में पाकिस्तान टीम का पार्ट थे एज अ मीडिया मैनेजर। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा कि जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, वट एवर किसी ने क्या कुछ कहा, बट जैसे इमाम आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है। सो ओवरऑल
2021 की वो पाकिस्तान टीम जिसने अनबीटन सेमीफाइनल खेला, उसके बाद टीम इतनी जैली नजर आई, लोगों ने बोला जी इमरान खान के कप्तानी के बाद अब आगे पाकिस्तान टीम उस लेवल पे आई है और यूनिटी इतनी ज़्यादा है दैन 2022। लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 2021 से 2023 के बीच में यहाँ से टीम यहाँ पे आ गई? यार बहुत फैक्टर्स थे, मैं आपको बताऊं। और ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बड़ा अच्छा मुझे एक वे आउट दे दिया कि हम उन स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे। मैं ज़रूर उन स्पेसिफिक्स में जाता अगर ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल होता ताकि उन व्यूज़ का, हिट्स का मुझे भी तो फ़ायदा हो। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, बहुत फैक्टर्स थे। और कि बिकॉज़ हम उस वक्त सिस्टम के अंदर थे, हमें पता था 2021 में कि समहाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड दिस वे, द वे इट डिड। मसला ये है कि उस वक्त जब इस बारे में बात होती थी तो इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था, ठीक है, कि बहुत कुछ जो हो रहा था उसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम एक वो ना होलसम के बबल में जा चुके थे कि अब हर चीज़ हमने होलसम ही रखनी है, हम जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे। ओवर होलसम हो गया था बिल्कुल। और उस वजह से बहुत मसले ऑलरेडी थे, ये नहीं मैं कहूँगा। ऑफ कोर्स देखिए, बिकॉज मेरे ख्याल से अगेन हम लोगों ने, मैं कहता हूँ अगर आप कहते हैं कि उस वक्त बड़ा अच्छा टाइम था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बड़ा कमाल काम किया है कि आप लोगों को पता नहीं चला क्या क्या था। लेकिन इश्यूज़ थे और इन सब को ऐसे ही मैंने जिस तरह पहले कहा ना, अनरेवल होना था इस सब चीज़ को। मेरे ख्याल से अब लर्निंग्स आगे के लिए ये हैं कि अगर अब कभी आप 2-3 साल में टीम फिर से वापस जेलन हो रही हो या कुछ हो, एंड वी रियली होप कि ऐसा हो, तो आपने जिस तरह से उस वक्त बास कदम उठाए थे आप ना उठाएं। मैं अपने वर्ड्स को बड़ा ना मेजर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस बारे में, तो वो कदम ना उठाएं। और जिसे कहते हैं देन वी कैन होप कि फिर से कभी ऐसे टीम अनरेवल ना हो। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री है, आप देखें हर 5-10 साल बाद ऐसे ही ड्रेसिंग रूम एकदम से टूट जाता है। आपको एकदम से ड्रेसिंग रूम बनता हुआ जुड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन 5-10 साल बाद फिर वही ड्रेसिंग रूम उस तरह से टूट जाता है। ये हमारी हिस्ट्री है जो रिपीट होती रहती है। लेकिन उसके साथ 2023 का एशिया कप तो हुआ पाकिस्तान के लिए, वो जैसा भी रहा आज हम सब चाहते हैं वो डिलीट हो जाए, बट उसके फ़ौरन बाद एक वर्ल्ड कप हुआ 2023 का और पाकिस्तान टीम जो है वो उसने इंडिया ट्रैवल किया एंड दैट वाज हिस्टोरिक फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया और आपके लिए भी मेरे ख्याल से, क्योंकि एज अ पाकिस्तान मीडिया मैनेजर। तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करूँगा जब आप लोग हैदराबाद में लैंड किए और पाकिस्तान टीम का इतना पुरतपाक इस्तकबाल, और हैदराबाद के अंदर जो है ना ऐसे लगा कि पाकिस्तान अपने होम पे, और पहला हाफ जो वर्ल्ड कप था हमें भी सबको बहुत खुशी हो रही थी इधर पाकिस्तान में बैठे। सो वो क्या फीलिंग्स थी स्पेशली जब आप टीम के इतना क्लोज थे? और देन एक और चीज़ भी साथ ऐड कीजिएगा कि जो आपने बाबर आजम के साथ ट्रैवल किया अहमदाबाद और पैट कमिंस भी उसी जहाज़ में थे, सो वो वाली स्टोरी ज़रा सुना दे यार। बड़े अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे तो था हम यहाँ पे आएंगे जर्नलिज्म की बात करेंगे, अपनी क्रिकेट जो आजकल चल रही है उसकी बात करेंगे। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि हम उस पूरी जर्नी को अब आप आए हैं तो मैं फ़ायदा तो उठाऊंगा, और आपने मुझे पहले ही बोला कि अच्छा लर्न कर रहे हो तो मैं और लर्निंग चाहता तो यार वो उस वक्त बोर्ड के हालात बहुत ख़राब थे, पीसीबी के हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए थे, और जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ना टीम को डिसइंटीग्रेट करने की बहुत कोशिश हो रही थी। और उसकी वजह ये थी क्योंकि टीम के साथ जो कोचेस थे वो पिछली मैनेजमेंट ने अपॉइंट किए हुए थे। तो अगर तो ये टीम सेमीफाइनल में चली जाती तो ज़ाहिर बात है वो सारा क्रेडिट, क्योंकि हम वो मुल्क है ना जो हमें क्रेडिट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि लार्जर बेनिफिट क्या है, हम ये देखते हैं अच्छा यार हमने बस वो 1-2 मसीहा ढूंढने हैं कि जिन्होंने सब सही कर दिया, सब सही कर देना। तो जो उस वक्त करंट पीसीबी की मैनेजमेंट थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उनको पता था कि अगर तो ये सेमीफाइनल में चले गए तो पिछले वालों को सारा क्रेडिट चला जाना है, क्योंकि कैप्टन भी आपको पता है उससे पहले बाबर आजम को हटाने की बातचीत हुई, बर्थडे सेट के नहीं बाबर आजम को हमने कंटिन्यू करना है। आपके जो मिकी आर्थर आए थे, ग्रांट ब्रेडबर्न आए थे, उस वक्त मुझे याद है मॉर्ने मॉर्कल थे हमारे साथ, बाकी जो हमारे कोचेस थे पाकिस्तानी वो सब उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे। तो अगर तो पाकिस्तान उस वक्त कुछ बेहतरीन कर देता, सारा क्रेडिट उनकी झोली में पड़ना था। तो एक तो उस वक्त मैं आपको बस ये बताऊं बोर्ड के हालात बहुत ख़राब थे। तो जब हम लोगों ने वो इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड की तो ऑफ कोर्स वी ऑल न्यू कि यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। ठीक है, हो सकता है इसके बाद फिर से इंडिया का टूर हो, लेकिन
अब जो इंडिया का जो ये टूर है ये फिर नहीं होगा कभी। आप 7-8 साल बाद इंडिया जा रहे हो, वो भी एक वर्ल्ड कप के लिए, वो भी इतने प्रेशर माहौल में, ना सिर्फ जियो पॉलिटिकल प्रेशर है बल्कि आपके बोर्ड में बहुत कुछ चल रहा है सब कुछ। तो इफ़ द टीम इज़ एबल टू डू समथिंग तो इट वुड बी समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो जब हमने लैंड किया, मुझे याद है हमारा दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, पहले हम दुबई गए थे, वहाँ पे दुबई शायद हम थोड़ी देर रुके, फिर वहाँ से हम हैदराबाद के लिए गए। तो जब हम लैंड हुए तो इट वाज़ वेरी, मेरे लिए ना, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम इंडिया जाता है ना, मैं अपने ना दोस्तों को बड़ा बताता हूँ कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन दैट कंटिजेंट हु सेट फुट ऑन द इंडियन सॉइल, बिकॉज अच्छा। मुझे वीडियो बनानी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे वो शॉर्ट्स लेने हैं। तो वो तो मैंने सब सारी बात है, वो सारे रुके हुए हैं, मैंने कहा पहले ठहरो मैं उतरता हूँ, तो मैं उतर के सबसे पहले वो आगे गया सारा टनल से, तो मैंने वो सारी वीडियो बनानी थी। ठीक है। तो ना वो यार बड़ा मज़ा वहाँ पे आया जब हमने वो सारा कुछ उतरे थे सब कुछ। तो वो जो इंडियन पुलिस की जो वर्दी होती है ना, बिल्कुल। वो हमने हमेशा बॉलीवुड में देखी हुई है। हाँ अच्छा, तो वो जब इंडियन पुलिस की वर्दी शर्दी देखी, सब कुछ देखा, तो वो बड़ा जिसे कहते हैं ना एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई कि ये मूवीज में देखते थे। बड़ा, हाँ, एक वियर्ड सी कि यार ये तो शायद कोई बॉलीवुड की फिल्म शुरू हो गई है। और अब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे अब हम इंडियन पुलिस के साथ खड़े हैं, क्या हम सीरियस हों, क्या हम हंसी मजाक करें, क्या करना क्या है। और मैं और आगा बड़े ना इस मामले में हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि यार करना की है, हंसिए, सीरियस रहिए, की करिए, समझ नहीं आ रही। तो लेकिन दे वर वेरी नाइस, उन्होंने हमारा सारा पेपर वर्क जल्दी से कराया। ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा सेक्लूडेड थे बाकी आवाम से, ठीक है। बट आई थिंक जब हम बाहर निकले हैं अपनी बस को जाने के लिए, और एकदम से जो शोर हमने वहाँ पे सुना है वो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं सुना, जिस तरह का शो। एंड वो लोग बहुत दूर थे हमसे, इन्होंने काफ़ी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस काफ़ी ज़्यादा गैप रखा हुआ था। मेरे ख्याल से हमारी लेफ़्ट साइड पे थे ये सारे लोग, और आराम से कोई ये 70-80 मीटर्स हमसे दूर होंगे। लेकिन वो जो एकदम से जब हम बाहर निकले हैं, जो शोर आया, वो एक किस्म की एक लहर थी वो आवाज़ की ना, जो हमें एक वेव महसूस हुई। फिर उसके बाद बाबर बाबर के नारे लग रहे हैं और वो सब। सो दैट वाज समथिंग अमेजिंग। मैं आपको बताऊं, वो जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। मेरे साथ जो हमारे पीसीबी के डिजिटल मैनेजर थे, अमार, अच्छा। अमार एहसन, वो मेरे साथ थे। तो हम लोग तो देखे, हमने कहा यार ये तो गोल्ड कंटेंट है। बल्कि आपको शायद याद हो, हम जब बस में चढ़ रहे थे तो उसकी एक बड़ी वीडियो भी है कि बस में चढ़ते हुए अमार मेरे पीछे था, और मैं उसको बस में चढ़ते हुए ही बता रहा हूँ यार ये देखो, ये सामने सारे बस की मेन सामने स्क्रीन से लोग नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से वीडियो बना लो। ठीक है। तो वो जिसे कहते हैं फिर जिस तरह प्लेयर्स निकलते हुए वेव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं प्ले, और वो जिस तरह से सारे, बल्कि वहाँ पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग गए थे बाद में पता चला हमें। तो इट वाज बहुत ही कमाल वेलकम यार। और फिर वहाँ से जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हैदराबाद का ज़रा बाहर है शहर से, तो कोई 40 मिनट की ड्राइव थी टू द होटल। तो बीच में इंडियन सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे बस में, उनसे जिसे कहते हैं हम बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे क्या है अच्छा खाने के लिए, कैसा है, किस तरह की चीज़ें हैं। प्लेयर्स बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से, मैं देख रहा था। मेरे पीछे बाबर आजम बैठे हुए थे, वो जो इंडियन सिक्योरिटी का बंदा है उसके साथ गप लगा रहे हैं। एंड इट वाज वेरी नाइस टू सी, जिस तरह से ना वो सारा एक बड़ा मज़े का माहौल। हैदराबाद इंडिया वाला है या पाकिस्तान वाला है? नहीं, वो तो पता चल रहा था लेकिन इतना दोस्ताना माहौल हो गया। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। फिर मैंने वहाँ पे एकदम से मैंने खिड़की से बाहर देखा तो राइट साइड पे मेरे वो है कराची बेकरी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा कराची बेकरी ये क्या है, तो मैंने उसी वक्त जल्दी से ना तस्वीर खींच ली। ठीक है। वो मैंने बल्कि अभी जब पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री स्कर्मिशेस हुई थी और वो कराची बेकरी का सारा वो रिमूव कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त वो ट्वीट भी की थी वो तस्वीर। हाँ। तो वो फिर उसके बाद जब हम होटल पहुँचे, जो वहाँ पे वेलकम हुआ सब कुछ, सो इट वाज, वो जो सारा था इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा हमें वहाँ पे वेलकम मिला। वहाँ पे हमें जो होटल था, वहाँ के लोग बड़े कमाल थे, सब कुछ। दैट वाज बहुत अच्छा वेलकम था एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी देयर। और फिर आपने ये देखा भी, हमारे प्लेयर्स ने उसके लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लगाई, ट्वीट्स की,
इट वॉज प्योरली आउट ऑफ दैट ओवरवेलमनेस के जी ये हमें कितना यहाँ पे प्यार मिला है, हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद हॉस्टिलिटी होगी, लोग नहीं है, लोग एयरपोर्ट पाकिस्तान टीम को रिसीव करने आए हुए थे। ये नहीं था कि वो जितना आवाम थी हाँ, इतनी वो फ्लाइट्स नहीं आ सकती तो वो पाकिस्तान टीम को रिसीव करने आए हुए थे। सो दैट वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ सेंचुरी की, उस मैच में आपको याद होगा अब्दुल्ला और रिजवान दोनों ने सेंचुरी की थी। तो जब रिजवान ने सेंचुरी की थी ना, आई वाज सिटिंग विद अ फ्यू इंडियन जर्नलिस्ट, मेरे दोस्त, उन्होंने ना मीडिया जो हैदराबाद का मीडिया बॉक्स है उसके साथ थोड़ा सा ना एक व्यूइंग एरिया समझ लें, है बिल्कुल छोटा सा, उसको व्यूइंग एरिया भी नहीं कहेंगे लेकिन वो एक छोटी सी बस एरिया कि आप जाके ना आप क्राउड का फील ले सकते हो। ठीक है। तो जब रिजवान ने 100 किया तो जिस तरह का शोर था ना, इट फेल्ट लाइक कि मैं शायद रावलपिंडी में हूँ। ठीक है, अच्छा। जितना उस तरह के नारे लग रहे थे, जिस तरह से वहाँ पे वेलकम हो रहा था हमारा, जिस तरह से चीयर किया जा रहा था टीम को, हम होटल से निकलते थे, लोग वहाँ पे आ जाते थे, हम ग्राउंड पहुँचते थे, लोग वहाँ पे आ जाते थे। इट वाज रियली नाइस। इट वाज रियली नाइस। और हमें भी यहाँ तक बहुत नाइस लग रहा था अनटिल आप लोग अहमदाबाद पहुँचे। या अहमदाबाद पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेहानुल्लाह भी आए थे, रेहान भाई, और उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस इसी तरह शेयर किया। और उन्होंने जो अहमदाबाद का मतलब बताया कि इतना हॉस्टाइल क्राउड वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो बता रहे थे पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ अहमदाबाद की जो मैं उतरा, और उतरने तक मैंने कोई 1000 से ज़्यादा गालियाँ खा ली जो सारी नहीं थी मेरे लिए। तो अहमदाबाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मतलब लाइक अहमदाबाद में ऐसा क्या हुआ जो पहला इतना अच्छा चल रहा था टूर कि उसको पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो कुछ सुना, रिजवान जब वॉक ऑफ करके जा रहे थे? यार मेरे ख्याल से जो, अगर तो आप कहते हो परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड, मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो अहमदाबाद के क्राउड की वजह से हुई। ठीक है, मैं इस बात को मानूंगा नहीं। करेक्ट। ठीक है, अहमदाबाद एक आप मैच हार गए, इंडिया का मैच आप हार गए, उसके बाद बेंगलोर हम आए, ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ पे हमें जीतना चाहिए था। हम चेन्नई गए, वहाँ पे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका था, वो हमें जीतना चाहिए था। वी केम बैक टू बेंगलोर टू प्ले न्यूजीलैंड, वो हम जीत के कर्टेल्ड मैच था। फिर आप कोलकाता गए जहाँ पे आपने इंग्लैंड और बांग्लादेश को खेला, आपको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीतना चाहिए था। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि जी अहमदाबाद का क्राउड की वो यहाँ बहुत ही कोई एक ऐसा चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से टीम गिर गई, नहीं था। वी गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, ठीक है, बट देन अगेन आप देखें हमारे प्लेयर मैनेजमेंट सही नहीं हुई हुई थी बहुत अरसे से, जिसकी वजह से आपकी प्लेयर्स के अंदर काफ़ी हद तक फटीक थी। और वो एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या रीजंस थे और क्यों हमें नज़र आ रहा था ये चीज़ें इस तरह ही होंगी। ठीक है, आपका एशिया कप उससे पहले था जो एशिया कप बहुत ही पुअरली स्केड्यूल्ड था। यार मैं उस वक्त टीम के साथ, मैं तुम्हें बताऊं अबू बकर, मैं टीम के साथ होता था, मैं सुबह सो के उठता था, मुझे नहीं पता होता था मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मुल्तान में हूँ या मैं कोलंबो में हूँ। मुझे 2 मिनट अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द देखना पड़ता था। तो ये आप सोचिए अगर मेरा हाल था तो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं इतनी इंटेंसिटी के ऊपर, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा, उनका क्या हाल होगा। और राइट आफ्टर द एशिया कप आपका वर्ल्ड कप है। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने ये एशिया कप के लिए ये सारा स्केड्यूल अप्रूव कराया, सब कुछ किया, ये तो मतलब आप देखें ना, बहुत जगहों पे हम सिर्फ अपनी क्या नाम है, एक ऑप्टिक्स में चले जाते हैं कि जी हमने ये अप्रूव करा दिया, हमने वो अप्रूव, लेकिन उस अप्रूवल के पीछे जो आप चीज़ें, जो आपकी ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें हैं या जो चीज़ें मैटर करती हैं, उनको कितना आप नुकसान पहुंचा देते हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आपकी जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी, इसका बहुत बड़ा हाथ उससे पहले की जो आपने क्रिकेट खेली थी वो थी। आपने जिस तरह से क्रिकेट खेली, आप जिस तरह उन्हीं प्लेयर्स को जहाँ पे आप रेस्ट करा सकते थे आपने रेस्ट नहीं कराया। नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट, और मैं आपको नेपाल के अगेंस्ट जो स्टोरी हुई वो मैं आपको बता दूं कि रेस्ट क्यों नहीं कराया, तो आप भी और बाकी सब भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन चलो, एक स्टोरी तो बाहर आई थी कि कुछ प्लेयर्स के गांव के लोगों ने आके देखना था। ये इतनी सारी स्टोरी मुझे कहीं से मैंने सोशल मीडिया पे देखी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उनके कुछ लोगों ने देखने आना था तो इसलिए वो खेल गए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। प्लेयर्स के लोगों ने नहीं आना था, बस मैं ये कह देता अच्छा हूँ। चलें, ठीक है, ये मुझे डिटेल्स नहीं पता। तो लेकिन देखो अब वही बात है, तो अहमदाबाद का जो, कमिंग बैक टू द अहमदाबाद एक्सपीरियंस, मैं तो बहुत एक्साइटेड था अच्छा उसके लिए। जाहिर बात है यार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन इंडिया इन अहमदाबाद, ये कब होना था इसके बाद? ये तो मतलब इट्स लाइक के, और हमें यही था कि यार अगर ये पाकिस्तान जीत जाता है
तो ये लड़के तो जिसे कहते हैं ना, इनको तो पता नहीं क्या तमगा इम्तियाज़ क्या क्या इनको नहीं मिल जाना, वर्ल्ड कप बराबर हो जाना, वर्ल्ड कप बराबर हो जाना था। लेकिन मैं तो आपको बताऊं, बिकॉज एंड आई फील आई वाज वेरी ब्लेस्ड इन दिस सिचुएशन। आई वाज द पाकिस्तान टीम मीडिया मैनेजर। बाकी जो हमारा स्क्वाड था वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा था, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। बीइंग अ मीडिया मैनेजर, जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे मैं चला जाता था मीडिया बॉक्स। तो वहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं ना, इंडियन मीडिया के साथ बात करना, इट यूज़ टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि वहाँ पे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। वैसे ही ठीक है, अंडरस्टैंड इंडिया पाकिस्तान के डायनामिक्स, दोस्त बनाना, वो सब कुछ। मैं तो एक बड़े मज़े के माहौल में था वहाँ पे, और ज़ाहिरी बात है साथ साथ कंट्रोवर्सीज़ भी हो रही थी। और उनको जिसे कहते हैं, मैं उनसे बाज़ औक़ात फेवर्स भी मांग लेता था, यार ज़रा इसको यूँ कर लो, यूँ कर लेते हैं, इस तरह से देख लो चीज़ों को। लेकिन मेरे लिए तो एक वॉज अ ह्यूज लर्निंग कर्व वो सारा। तो जब हम अहमदाबाद पहुँचे, मुझे याद है अहमदाबाद हम पहुँचे तो हमारा फ़र्स्ट डे तो ट्रेनिंग नहीं था, सेकंड डे हमारी ट्रेनिंग थी। ठीक है, तो हम जब ट्रेनिंग के लिए गए, सुबह की ट्रेनिंग थी वो, तो फ़ोन आ रहे हैं सबके ना कि क्या सीन है, कहाँ इंडियन मीडिया के और सब कुछ। तो मैं वहाँ पे जब मीडिया बॉक्स गया, अहमदाबाद का मीडिया बॉक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, लाइक मेरे ख्याल से पता नहीं वहाँ पे कोई 250-300 जर्नलिस्ट आ जाता है, इतना बड़ा है। तो वहाँ पे जाके तो मैं आपको बताऊँ, आधा टाइम, मेरे ख्याल से ट्रेनिंग का आधा टाइम, और होता ही ये था कि वो जब ट्रेनिंग का टाइम होता था मैं उधर बैठा होता था, उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहा हूँ, सब कुछ। तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे हमारे सिक्योरिटी मैनेजर का फ़ोन आया, नागी तू कहाँ है? मैं कहा सर मैं मीडिया। नागी बस निकलने लगी है। अच्छा, तो वो हम इतने लोग थे और उन सब से बात करना, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू टॉक टू यू एंड सब कुछ। मैं कहा जी ज़रूर, मैं बस बातचीत भी उनसे कर रहा हूँ। वो ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया चाहता था ये जानना कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स किस तरह से अपने आप को एंटरटेन रख रहे हैं, अच्छा क्या क्या खाने खाए हैं। वो आपको याद होगा मेरी हैदराबादी बिरयानी वाली ट्वीट। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मैंने अपने लिए ट्वीट की थी, बिकॉज मैं वैसे बिरयानी नहीं खाता। अच्छा। मैं आपको बताऊँ उसकी वजह ये है, बिकॉज मैं जो है ना, थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है यार अपनी फिटनेस बेहतर रखो, और वो खाना खाओ जिससे आप ज़्यादा मोटे ना हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो। और बिरयानी तो इस चीज़ का घर है। हाँ। तो मैं अपने घर में भी बिरयानी नहीं खाता, लेकिन हैदराबाद बिरयानी हमने इतना सुना हुआ था, और हम जब गए वहाँ पे उन्होंने हमें सर्व, जब सारा बफे किया वहाँ पे हैदराबादी बिरयानी भी थी, मैंने वो खाई, इट वाज वेरी नाइस। ठीक है, तो मैंने वो ट्वीट कर दी। अब वो सबको आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, अच्छा उसकी मेरे ख्याल से मेरी कभी ट्वीट के ऊपर इतने आए भी नहीं इंप्रेशंस, पता नहीं कोई मिलियंस में इंप्रेशंस थे उसके ऊपर। अच्छा। तो मैंने फॉर सम रीज़न एवरीवन थॉट कि जी सारे वहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान कंटिजेंट में। वो इंग्लैंड वाला 2019 वाला हो गया ना, बर्गर खाओ पिज़्ज़े खाओ। तो वो जिसे कहते हैं ना हर कोई, अच्छा प्लेयर्स ने अब क्या खाया, अब प्लेयर्स क्या खा रहे हैं, तो उनको मैं यही कि भाई वो बिरयानी मेरी थी, वो प्लेयर जो है दे नो उन्होंने क्या खाना है। तो वहाँ पे ना इनका बड़ा एक, अहमदाबाद के अंदर वो एक गुजरातियों का बड़ा एक फेमस कोई पापड़ टाइप कोई ना नाश्ते में ये लोग खाते हैं। तो वो जिसे कहते हैं उसके बारे में कि यार आप लोगों ने वो खाया, साथ उसके जलेबी होती है, वो सब कुछ, वो इस तरह से हम बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो वो बड़ा ना इस किस्म की हमारी कॉन्वर्सेशंस होती थी, कॉन्वर्सेशंस टू ब्रिंग द टू साइड्स टुगेदर। और वहाँ पे जो मेरा जो रोल था, आई फेल्ट कि ना हमने कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो कि हम, बिकॉज वी वर एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान, तो ऐसी बात करनी है और इस तरह से बात करनी है कि प्लेयर्स का भी एक अच्छा इमेज रहे, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साइड्स को इकट्ठा कर सकें। बिकॉज अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पे हो, जो बाकी जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होनी है वो फॉरेन ऑफिस का काम है, सब कुछ है। मेरा एज अ पाकिस्तान मीडिया मैनेजर काम ये है कि पाकिस्तान टीम का जो इमेज है, पाकिस्तान टीम की जो रेप्यूटेशन है वो अच्छी हो, एंड एट द सेम टाइम एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम हो पाकिस्तान टीम की तरफ से, ताकि लोग देखने आए। और वो हुआ भी, इंडियंस टर्न्ड आउट टू वॉच पाकिस्तान टीम। तो वो गप्पे शप्पे लगती नहीं, सब कुछ। अहमदाबाद में जो मेरे लिए एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना था बाबर आजम की। अच्छा, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पता नहीं आगे वही मैं जिस तरह कहूँ 250-300 बंदा तो बैठा हुआ था, वो लग रहा था किसी इजलास से खिताब कर रहे हैं। इतना अच्छा। अब वो जिसे कहते हैं उस वक्त थैंकफुली उन्हीं दिनों में पाकिस्तान मीडिया भी पहुंच गया हुआ था, तो उनके साथ जिसे कहते हैं वो फिर क्वेश्चंस उनको भी देने हैं, इंडियन मीडिया को भी देने हैं। अच्छा गोरे भी आए हुए हैं, ठीक है, जो एज अ मैनेजर वो हसल बन गया वो, हाँ, उन सबको किस तरह मैनेज, हैसल नहीं बट इट वाज वेरी फन। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी होता था, इफ़ आई एम रिकग्नाइजिंग अबू बकर कि यार मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ तो तुम्हारे साथ वाले का मुंह बनेगा, यार मैंने भी तो हाथ खड़ा किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही था।
तो फिर देन अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और लोग आए हुए थे, मेरे क्रिकबज़ के कोलीग्स आए हुए थे, फिर वहाँ पे उनसे मैं वहाँ पे मिला। सो इट वाज अमेजिंग, जिसे कहते हैं ना वो सारा एक्सपीरियंस। बट मैच डे इट गॉट अगली। मुझे याद है कि हम जब ट्रेनिंग करके आए हैं ना, तो हमारे सिक्योरिटी मैनेजर मुझे होटल में कहते हैं, क्योंकि मेरी रूटीन ही ये थी, मैं मीडिया बॉक्स में होता था, नागी तू कल मीडिया बॉक्स ना जा। मैंने कहा सर क्यों? कहते हैं यार गालियाँ कोई दे देगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो तेरे लिए ना मसला हो जाएगा, एम ही कोई इशू हो जाएगा, तो तुझे पता है। मैं कहा सर देखें मेरा ये काम है और इंडिया पाकिस्तान मैच है, अगर मैं ना चाहूँ तो बड़ा अजीब लगेगा। और दूसरा आपको भी पता है, जब आप भी थे मीडिया बॉक्स में, तो मेरा यही होता था, अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई प्लेयर वैसे ही बाहर आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो एक तो आप अपडेट डालते हो, लेकिन जब आप इन पर्सन वहाँ पे होते हो तो वो थोड़ा सा एक कामिंग इन्फ्लुएंस भी होता है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि अगर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट है तो मैं खुद सबसे पहले मीडिया बॉक्स पहुँच गलत जाऊँ। न्यूज़ ना जाए बाहर। गलत न्यूज़ तो जानी है मेरी जान, गलत न्यूज़ तो जानी है, लेकिन जब आप वहाँ पे हो तो आप उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे साथ जो है ना, हमारे पास जो सिक्योरिटी लेयर्स थे वो जाएंगे मेरे साथ। ठीक है। ठीक है, और वो मुझे मीडिया बॉक्स छोड़ के वापस आ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान मेरे ख्याल से वी वन द टॉस, मुझे अब याद नहीं है, बट वी वर बैटिंग फर्स्ट। यस। ठीक है, वो टॉस शॉस कराया, टॉस भी बड़ा मज़ेदार हुआ। वो सारा मैंने थोड़ा बहुत एक अपने सब स्टैक में ना, मीटिंग विद रोहित शर्मा का एक मैंने लिखा था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टॉस का भी हवाला दिया, तो जिसने भी उसको पढ़ना है मेरे सब स्टैक पे जाए और वो पढ़ लेगा। तो वहाँ पे ना टॉस हुआ, ऑफ कोर्स इतना लोग, इतना शोर, सब कुछ। और उससे पहले उन्होंने अपना फुल इंडिया ने ऑन पर्पस एक कॉन्सर्ट रखा, जिसमें उन्होंने वो सारे एक अपने नेशनलिस्ट सॉन्ग और सारे वो सब कुछ गा रहे हैं। इतना शोर था कि जब हम प्री मैच, आपका जो होस्ट ब्रॉडकास्टर होता है वो इंटरव्यू करता है, तो इन्होंने मुझसे उस दिन शादाब खान की रिक्वेस्ट की। आई वॉज टोटली फाइन विद इट। नासिर हुसैन ने वो करना था, तो मेरा यही होता था, जैसे ही हम ग्राउंड पहुंचते थे मैं ब्रॉडकास्टर के साथ ऑन फ़ोन होता था कि जी अच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग आपको पता है जब आप ग्राउंड में पहुंचो तो उसके आधे घंटे 40 मिनट बाद वार्म अप शुरू हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती थी वार्म अप से पहले ये वाली हैसल मैं साइड पे कर दूं। तो मैंने ब्रॉडकास्टर को कहा, मैंने कहा भाई क्या सीन है? अब वही सीढ़ियाँ इतनी लंबी, वहाँ से उतर के मैं नीचे आया, तो मुझे ब्रॉडकास्टर कहता है कि ना यार हमें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जाना पड़ेगा, क्योंकि शोर बड़ा है ग्राउंड में, इंटरव्यू नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मुझे तुम ये बताओ, इतना बड़ा ग्राउंड है, मैं यहाँ से पहले शादाब को ऊपर जाके बुलाऊँगा, फिर मैं उधर जाऊँगा, फिर मैं वापस लाऊँगा। मैं कहा यार 15 से 20 मिनट शादाब के इस काम में लग जाएंगे, वो ट्रेनिंग कब करेगा? यार प्लीज़ वी हैव टू मैनेज, और ये वो। मैं कहा ठीक है, मैनेज करना है तो करना है, जाहिर बात है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ डिलीवरेबल, ये करना है। आईसीसी होस्ट है यहाँ पे। आईसीसी वैसे भी आपका जो भी, देयर आर सर्टन डिलीवरेबल्स जो आपने करने ही करने हैं। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ देम, एंड आई रियली वांटेड थ्रू आउट एशिया कप ऑनवर्ड्स कि हमारी वॉइस वर्ल्ड फीड के ऊपर ज़रूर जाए। जो मर्ज़ी हो, उर्दू में तो बात होनी ही होनी है, बट इंग्लिश में वर्ल्ड फीड के ऊपर पाकिस्तान की वॉइस जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शादाब को मैंने कहा चलें वो उसने भी चाहिए यार नागी भाई उधर जाना है। मैं कहा यार अभी यही है, चलें। थोड़ा सा उसने कहा वही मजाक हंसी में, नागी भाई नहीं ये वो। खैर हम गए, नासिर हुसैन वॉज़ वेरी काइंड, बड़ा उसने शुक्रिया अदा किया कि यार आप लोग यहाँ पे आए, सब कुछ वो हुआ। हम वापस आए, टॉस वगैरह जिस तरह ने कहा, इट वाज वेरी फन। टॉस के बाद जब हम बैठे तो अब्दुल्ला शफीक ने ज़रा बुमराह को भी निकल के मारा, इमाम भी कट मार है, सब कुछ कर रहा है। 6 ओवर, वेरी फन। मैं वहाँ पे व्यूइंग एरिया में बैठा हूँ। मैंने रेहान भाई से कहा, मैंने कहा रेहान भाई अब मैं जा रहा हूँ मीडिया बॉक्स सामने। ठीक है। कहते हैं ठीक है जा। वो जो सिक्योरिटी के बंदे थे उन्होंने, ऑफ कोर्स वो इंडिया के ही थे, तो उनसे पहले बातचीत हो चुकी भी थी, तो वो उनसे जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा चले मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं कहा यार नॉट नेसेसरी, लेकिन चलो अब है तो है। प्रोटोकॉल है। और हमें यही मुझे कहा गया कि आपने ना एक
वो इलेक्ट्रॉनिक स्कर्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो होता है, बिल्कुल। और एक स्कर्टिंग होती है बीच में, वो जो आपकी रोप होती है। तो मुझे कहा गया आपने रोप के साथ चलना है, अच्छा आपने इसके साथ नहीं जाना, ठीक है, ज़्यादा क्राउड के करीब क्राउड के करीब नहीं होना आपने उधर। गॉट इट। अच्छा, मैं तो जैसे कहते हैं हर चीज़ पे हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता है जो मर्जी कर लो, हाँ मुझे पता है अब क्या होना है। ठीक है। ठीक है, तो हमने वहाँ से उतरना शुरू किया सीढ़ियों से, इधर से गाली, उधर से गाली, अच्छा। इधर से उधर से। तो ना मुझे वो सॉरी पहचान लिया कि ये उसको पाकिस्तान का, और आपने शर्ट पहनी वो थी तो। सारा मैंने पाकिस्तान की वो पहनी हुई थी, जो हमारी ट्रेनिंग किट होती थी, और वो क्या नाम है जो हमारे सिक्योरिटी लिएज़ॉन थे, मैं ना हंस के मुंह नीचे करके उनसे बात किया जा, मैं कहा यार देखना नहीं है इनकी तरफ, बिकॉज दे वांट ओवर रिएक्शन। ठीक है, इन सब के इस वक्त फ़ोन निकले होंगे, एक रिएक्शन दिया, इट्स गोना गो वायरल ऑन द टिकटॉक, इट्स गोना गो वायरल ऑन द सोशल मीडिया, 100%। मुंह नीचे करके बस चलते रहो। तो ना वो कहता है नागी भाई अगर कुछ है बताएं, हम उस बंदे को निकलवा देंगे। वो मैंने कहा भाई नहीं भी बनना तो तू बनवा देगा। मैंने कहा भाई हम आराम से चुप करके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, एकदम से जब मैं उतरा हूँ ना, तो वो मीडिया बॉक्स जो है, आप समझ लो अगर आपका इस सेंड से आप बैटिंग कर रहे हो ना, तो इट्स समवेयर अराउंड डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर वो बनता है, या मिड लॉन्ग ऑफ, इस तरह से वो बनता है मीडिया बॉक्स जो है अपोजिट साइड। हाँ। तो मुझे ना घूम के पूरा फिर भी एक पूरा 180 तो करके जाना था ग्राउंड को। ठीक है। तो यहाँ से मैं उतर के ना, मैंने जब चलना शुरू किया ना, तो यहाँ से शुरू हुआ है बू, और वो सारा बू होता जा रहा है और बीच में गालियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रही है वो, और ना मैं मुंह नीचे करके साथ साथ हंस भी रहा हूँ, और सारा कुछ मैं अपना चलता जा रहा हूँ, साथ मैच देख रहा हूँ, साथ क्राउड देख रहा हूँ। क्राउड इन अ वे के ना थोड़ा ऊपर करके, जो इमीडिएट जो वो लोग हैं उनको नहीं देख रहा, ऊपर करके देख रहा हूँ, सारा इन्जॉय करते हुए मैं चला गया। वहाँ पे एक मेरे दोस्त थे विजडन में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, मैंने कहा यार अपने साथ मेरी सीट रखना, तो मैं आऊँगा तो गपशप भी लगाएंगे, और जिसे कहते हैं ना काम शाम भी साथ करेंगे। ठीक है। तो उनके साथ ही वो थे, क्रिक बस के दोस्त थे, हम सारे ना आगे पीछे करके वो थे, उन्होंने मेरे लिए सीट रखी हुई थी, मैं जाके बैठ गया। पहले 30 ओवर खामोशी इन द प्रेस बॉक्स, कोई आवाज़ नहीं आ रही, इट्स लाइक नॉर्मल रेगुलर वर्किंग डे। ठीक है, पाकिस्तान ने 151 फॉर 2 था, यस इस तरह से था, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है यार, अगर रिजवान बाबर खेल रहे थे। हाँ कि अगर ये 151 है इन 30, तो इट्स लाइक अ बेसिक फार्मूला कि आपने आखिरी 2 ओवर में जो 30 ओवर का स्कोर होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, तो वो है, ये तो 300 कर जाएंगे। 300 कर जाएंगे। इंडिया कैसे, टीम इंडिया कैसे करेगी वो टीम इंडिया कहते हैं, टीम इंडिया कैसे करेगी, ये वो खामोशी है। वो उसके बाद एकदम से मेरे ख्याल से सिराज आए थे, सिराज बाबर आजम के लिए आए। बाबर आजम, वो ठक 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 विकेट्स गिरना शुरू हुई, और एकदम से ना वहाँ पे माहौल भी उठ गया, विच राइटफुली सो। हमारे आगे ही जिसे कहते हैं वो लोग बैठे हुए थे, क्राउड श्राउड, वो भी देवर नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं जब आ रहा था ना मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा ठीक है, बू हुआ हूँ मैं, अब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अब आउट हो चुके हैं। मैं कहा, मैं तो सोच रहा था कि अभी ना 30 ओवर के मार्क पे, मैंने कहा मैं भी सोच ही रहा था अभी जब वाटर हुआ है कि मैं निकल जाता हूँ, ठीक है जाऊंगा तुम लोगों के पास सेकंड इनिंग में आता हूँ, लेकिन अब क्या होगा। तो ना हम बड़ा हंसे। खैर इन्होंने बीच में फिर ड्यूरिंग मिड इनिंग्स इन्होंने परफॉर्मेंस रखी हुई थी। नॉर्मली वैसे जब आप एज एन ऑफिशियल, इट इज़ डिस्करेज्ड कि आप ग्राउंड का यूज़ ना करें, ठीक है, लेकिन जब जारी बात है मिड इनिंग्स है, सब कुछ है, जब मैच नहीं हो रहा होता तब आप ग्राउंड में से जा सकते हैं। तो अब वहाँ पे वो एक कॉन्सर्ट हो रहा था, वो बड़ी कोई मशहूर वहाँ की खातून है उनका वहाँ पे, तो बल्कि मुझे भी उनका नाम याद था, अब मेरे नाम नहीं है ज़हन में। तो मैं अपने वो दोस्त से मैंने बात की, हम बड़ा हंसे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो ग्राउंड ओपन हो गया है, अब मुझे यहाँ से नहीं जाना। मैं जिसे कहते हैं ग्राउंड के बीच में से ना मैं वहाँ से निकला, वो टनल था, दैट वाज अ टफ एरिया, ठीक है, लेकिन वो कहा यार चलो अब ऊपर। हम ऊपर गए, व्यूइंग एरिया में हमारे थोड़े बहुत जो जाहिर बात है हम मैनेजमेंट में कुछ हमारे भी दोस्तियाँ हो जाती थी मैनेजमेंट में आपस, क्योंकि आप जब टूर पे हो आपकी हर एक से उस तरह नहीं बनती, लेकिन जो मैनेजमेंट के कुछ 3-4 मेरे थे ऐसे दोस्त, वो उधर ही बैठे हुए थे व्यूइंग एरिया में, ठीक है। तो उधर गए, थोड़ा बहुत दुख सुख किया कि यार ये क्या हो गया 191, अब कैसे हम इसको करेंगे। तो लेकिन वो जिसे कहते हैं फिर उसके बाद वहाँ भी थोड़ा सा ही मैच हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से कितने 25-30 ओवर का मैच हुआ था, वही उन्होंने मतलब लाइक 7-8 विकेटों से मैच हाँ। तो वो भी वहाँ पे बैठ के मैच देखा, और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं
दैट वाज दैट। लेकिन मैं एक बड़े मज़े की आपको बात बताता हूँ, जब हम अहमदाबाद वापस आए ना, अच्छा। तो मेरी ना रूटीन ये होती थी, मैच के बाद मैं जिम चला जाता था। ठीक है। ठीक है। तो अहमदाबाद वापस आए तो उन दिनों ज़ाहिरी बात है खाने भी इंडिया के बड़े मज़े के, तो मैं खाने भी दबा के खा रहा था। मैंने कहा अब मैच भी हार गए, तो मैंने कहा मैं ना जिम जाके कोई 3-4 किलोमीटर रनिंग करता हूँ अपनी, थोड़ा सा ना पसीना भी निकले, दिमाग भी थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। सब कुछ। तो टीम सारी ऊपर, हम फ्लोर पे टीम फ्लोर पे चली गई। मेरे ख्याल से ये शायद तो जिम जो है ऊपर था या नीचे था, सेम फ्लोर पे नहीं था। तो ना मैं जब जिम जा रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे होटल का मैनेजर या जो भी आप समझ लो, होटल का बेसिकली स्टाफ का एक बंदा मेरे साथ लिफ्ट में था। ठीक है। तो मुझे कहता है सर आज आप लोगों ने क्या किया है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इंडिया हाँ। जीता है, बल्कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इंडिया एक बड़ा मैच जीता है। सही है। नहीं सर, हमारे होटल का रिकॉर्ड है, जो टीम यहाँ पे रुकती है वो जीतती है, आपने रिकॉर्ड ख़राब कर दिया है। और मैं बता रहा था हमने कई होटल्स का रिकॉर्ड खराब किया। मैंने ना उसकी तरफ देखा एंड आई वाज स्टन्ड। मैं कहा यार इसने वैसे मजाक की है या इसने वो थोड़ा सा ही हैज टेकन अ जाइब, क्या सीन है। मजाक किया और चेज़ा बट लिया ही जैसे। वाज ना वेरी सीरियस, बड़ी वो जैसे कहते हैं ना पोकर फेस, और बड़ा एक सीरियसनेस थी उसके चेहरे पे कि सर ये आपने हमारे होटल का रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। अब वो इस वक्त गिनवाने लगा कि न्यूजीलैंड यहाँ रुकी थी, ये रुकी थी, ये रुकी। वो इतनी देर में ना मेरा फ्लोर आ गया। मैं कहा चले यार थैंक यू सो मच, बस आप दुआ कीजिएगा आगे हम जीते हैं। जी जी सर, मैंने कहा इंशाल्लाह फाइनल में हम फिर यहाँ पे आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, गुड लक गुड लक। तो बड़े मज़े की बीच बीच में ना ऐसी कहानियाँ हैं वहाँ की, और वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं विच विल स्टे विद मी फॉर माई होल लाइफ। और अफगानिस्तान वाला मैच वन ऑफ दोस्त। अफ़गानिस्तान, येस इट वाज अ वेरी टफ मैच, लेकिन ऑनेस्टली व्हेन वी हैड सेट दैट टोटल आई न्यू कि ये चेज़ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और 280 प्लस 280 282 था ना। यस। आई न्यू कि ये चीज़ हो जाएगा। और देखो यार जाहिर बात है, जब हम इस फील्ड में आए थे, मैं आई वॉज अ जर्नलिस्ट, तो क्रिकेट इतनी कवर करके आए थे, आपको यू हैव अ सेंस, एक आइडिया होता है। बट देन अगेन जो चेन्नई का मीडिया था, उनके साथ इंटरेक्ट करना, यार दे आर सो नर्ड्स, इतना उनको क्रिकेट, उनकी इतनी कमाल ग्रास्प है क्रिकेट की, एंड दे आर सो नाइस पीपल यार, जो चेन्नई है। अच्छा। उफ, मैं आपको बता नहीं सकता। चेन्नई में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रोम अराउंड। ठीक है, वहाँ पे मैंने उनके खाने खाए, जिसे कहते हैं बड़े वहाँ के फेमस खाने, चाय वहाँ की पी, बटर मिल्क एक उनका बड़ा वहाँ पे कमाल होता है वो जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद उनके बीच पे मैं फिरा, अच्छा। क्योंकि चेन्नई वॉज अ बिट रिलैक्स्ड। तो लेकिन उधर के लोगों के साथ, उधर का एक बड़ा मशहूर मॉल है, उधर भी मैं गया। आई डोंट नो हमने कुछ ख़रीदा था या नहीं, बस वैसे ही जिसे कहते हैं जस्ट टू लुक अराउंड। वहाँ पे एक हमारे लोकल जर्नलिस्ट थे, वो जिसे कहते हैं, उनसे मेरी एशिया कप में मुलाकात हुई थी कोलंबो में। तो उन्होंने मुझे तब कहा था, कहते हैं तुम इंडिया आओगे ना तो मैंने तुम्हें घुमाना है। सही है। तो वो जिसे कहते हैं ही वॉज अ ग्रेट होस्ट, आए मेरे होटल से मुझे पिक किया, उन्होंने घुमाया, वेरी नाइस गाय। उसके बाद जो बाकी जो इंडियन वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, दे वर सो स्वीट। और उधर की बड़ी मशहूर मिठाई है एक, ठीक है, तो वो मिठाइयाँ उन्होंने इतनी खिलाई जिसकी हद नहीं, बल्कि वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे वापस आते हुए उन्होंने इतनी मिठाइयाँ दी अच्छा। कि ये तुम्हारे घर के लिए है। और फिर मैं घर लेके आया, वो घर वाले जिसे कहते हैं उन्होंने उस मिठाइयों को इतना इन्जॉय किया। तो वो चेन्नई वाज आल्सो वेरी गुड। लेकिन या अफ़गानिस्तान मैच, या मुझे आई न्यू कि ये चेज़ हो जाएगा, और चेज़ हो गया। अब आते हैं उस चीज़ पे कि एक दफ़ा फिर उस एशिया कप के बाद अगेन एशिया कप होगा। और अब उस वक्त भी वन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया होस्ट थे, अभी फिर से इंडिया होस्ट है और ये न्यूट्रल मकाम पे अब तो स्केजूल वगैरह आ चुका है। लेकिन ये स्केजूल आने के बाद तक अभी तक वो वाले आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जो WCL में हुआ है विदड्रॉ वाला। तो इंडियन मीडिया सेंस दैन ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है जर्नलिज्म में और आप इंडियन लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। तो इंडियन मीडिया इस टाइम बहुत प्रेशराइज कर रहा है कि BCCI जो है ना वो इसमें से विदड्रॉ कर ले। आई डोंट नो अब इसकी क्या रियलिटी है कि हो सकेगा या नहीं, बट आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है एज अ होस्ट इंडिया इसमें से विदड्रॉ कर सकता है और स्पेशली पाकिस्तान वाली गेम से इनकार कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्रॉडकास्टर का सारा रेवेन्यू इसी के साथ जुड़ा है। यार ये जो बात है ना इंडियन मीडिया की,
ये इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। मैं आपको लेके जाऊंगा, हम बहुत छोटे थे उस वक्त, पता नहीं आप तो पैदा हुए हुए थे या नहीं, 1999 जब कारगिल वॉर हुई। हो चुका था पैदा। अच्छा, हो गए हुए थे आप। तो कारगिल वॉर के बाद ना, जिसे कहते हैं उस इंडियन मीडिया का एक बड़ा वो जिसे कहते हैं ना था, इंडियन गवर्नमेंट का, कि हमने अपने मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। मीडिया को स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है ताकि हम इससे जो प्रोपागेंडा करा सकें ना, अच्छा। वो ये करें। ठीक है। आप उसके बाद से आप देखें बेसिकली जो आपकी हार्ड लाइन, हमेशा हम कहते हैं इंडियन मीडिया बड़ा हार्ड लाइन लेता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। ये उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन मीडिया को ये कहा जाता है कि आपने हार्ड लाइन लेनी है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। ठीक है। उनकी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही है। और अभी जो अभी हो रहा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ सब कुछ, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद क्रिकेट, इट हैज़ टू डू विद दैट आइडियोलॉजी कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्ड लाइन लेनी है। ओके। ठीक है। एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान भी खेलेंगे, क्रिकेटिंग टाइज वैसे ही रहेंगे आपके, लेकिन ये हार्ड लाइन आपको नज़र आती रहेगी। ठीक है। जिस तरह आपके वो अभी जब पहलगाम हुआ उसके अंदर वही जिस तरह ये, और ये हर दफ़ा स्टोरी रिपीट होती है विद इन 5 मिनट्स, जिसे कहते हैं पाकिस्तान का एक कोई सेंटर भी मिल जाता है कि यहाँ से वो लोग आए, ये हुआ वो हुआ सब कुछ। दैट्स इंडियन मीडिया। बट जो रियलिटीज़ ऑन ग्राउंड है वो बहुत डिफरेंट है। आपने बात की सोनी ने जब ये राइट्स खरीदे थे, उस वक्त जय शाह वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ACC। बिल्कुल। उन्होंने किसी वजह से राइट्स खरीदे थे, उनको कुछ गारंटीज, कुछ प्रोमिस किए गए थे जिसकी वजह से सोनी ने राइट्स खरीदे, इतना पैसा लगाया। अगर ये एशिया कप होता है, फ़ायदा किसका है? सोनी का फ़ायदा है। सोनी कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है। एशिया कप ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जो आपका एशिया कप का रेवेन्यू है उससे शायद इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपके एशिया कप के रेवेन्यू से आपके सारी एसोसिएट नेशंस चलती हैं, आपकी एशिया की क्रिकेट चलती है। तो इस तरह आप नहीं कर सकते कि जी आप जिस तरह से जो बातें मैं भी सुन रहा हूँ कि जी विड्रॉ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो सिर्फ ये रात की जो 9 बजे की प्राइम टाइम खबर है, ये वहाँ तक सही है, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें, एशिया कप अगर होता है तो पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स उसमें इंडिया को भी फेस करेगा और बाकी टीम्स को भी। तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम से एक जो है ना रीस्टार्ट करने की कोशिश की है अपने सिस्टम को, स्पेशली T20 को लेके। तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारी हार वनडे फॉर्मेट में हुई, लेकिन पाकिस्तान ने शुरू T20 से किया। अब माइक हैसन न्यू कोच आ चुके हैं। सो आपका जो एक पर्सनल ओपिनियन है, जैसे आपने बोला एज अ फैन, एज अ जर्नलिस्ट, हम देखते तो हैं ही हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट T20 को लेके स्पेशली या वाइट बॉल को लेके सीधे ट्रैक पर चढ़ गई है, जैसे ये पिछली 2 सीरीज़ हमने देखा है, एक सेम टीम को बैक किया गया? यार बिल्कुल। मैं बांग्लादेश में जो हम हारे, बहुत बुरा हारे, इसके अंदर कोई, और इसके अंदर ऑनेस्टली कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने पिच हमें समझ नहीं आई। पिच आपको समझ नहीं आई, लेकिन अगर आप 3 डॉट बॉल्स खेलने के बाद कोई एक रेकलेस शॉट मार के आउट हो रहे हो तो इसका पिच से नहीं, इस यहाँ से इशू है। बिल्कुल। लेकिन आपने अपने लड़कों को बैक किया, आपने जो एक स्क्वाड बनाया है, ये जो आपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं, दे नो कि दे आर यंग, दे नो अभी इनके पास इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, बट आपने सर्टन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर आप इनको टीम में लेके आए हो। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आप किसी को कहते हो ना यार देयर इज़ नो फियर ऑफ फेलियर, आप जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो, फिर आपको एक उसको लंबा रन भी देना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 4-5 मैचेस के बाद कि भाई आपने 4-5 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 50 किया है, या आपने 8 मैचेस के अंदर सिर्फ 1 50 किया है, सो यू आर आउट। नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेलें। ठीक है। जब हाई रिस्क आप क्रिकेट खेलोगे तो आप आउट भी उसी तरह होगे, जल्दी आप आउट होगे। सो जहाँ तक T20 की बात है, आई टोटली अंडरस्टैंड के वेयर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम, और ये बहुत अच्छा है। आप इनको बैक करो, आप इनको लेके चलते रहो। ठीक है। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मामला यहाँ पे जो मुझे फील होता है ख़राब है, वो है जो कम्युनिकेशन है अराउंड एवरीथिंग। आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है। ठीक है। आप जिस तरह मैंने ये ट्वीट भी की थी बात जो शायद लोगों को अच्छी नहीं लगी, एंड इट्स फाइन, लोगों को अच्छी ना लगे। मैं लोगों पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में तो मैं हूँ नहीं, जब मैं मीडिया मैनेजर था तब भी मैं पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं था, मैं तो अब भी नहीं हूँ। ठीक है। आपने 2 हफ्ते पहले कहा कि शाहीन अफरीदी के कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कोचेस काम कर रहे हैं। बीच में 2 हफ्ते में क्या ऐसी क्रिकेट हुई है जिसमें एकदम से शाहीन अफरीदी सही हो गए और आपने उनको दोनों स्क्वाड्स में सेलेक्ट कर लिया? आपने उनको पिछले जो आपका वनडे आपने खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसमें सेलेक्ट नहीं किया था, आपने T20 में सेलेक्ट नहीं किया। तो शाहीन अफरीदी ने क्या वो 2 हफ्ते में कर लिया या क्या अचीव कर लिया जिसकी बेसिस पे आप उन दोनों स्क्वाड में वापस ले आए हो?
सवाल शाहीन के ऊपर नहीं है, ये शाहीन आपकी ये सवाल आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है, आपकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप पिछले 6 महीनों का ज़रा आप करो ना रिव्यू, आपको नज़र आएगा पाकिस्तान किस तरह से अपने प्लेयर्स को खुद कंट्रोवर्शियल कर देता है सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के। सबसे पहले आपको याद होगा सेकंड बांग्लादेश टेस्ट जी, उस वक्त बारिश हो रही थी, मैं तो इस्लामाबाद नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, आप शायद हो गए। सरीना होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि शाहीन अफरीदी जो है अज़हर महमूद के साथ काम करेंगे। ठीक है। 2 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद काम कुछ नहीं नज़र आया हमें, ठीक है। और आपने शाहीन अफरीदी को सेकंड टेस्ट से ड्रॉप कर दिया था। उस वक्त भी जेसन गिलेस्पी ने यही बात की कि जिनके कुछ एरियाज़ हैं, टेक्निकल एरियाज़ हैं जहाँ पे अज़हर महमूद काम करेगा, हमने शाहीन को बता दिया आपसे क्या एक्सपेक्टेड है क्या नहीं है सब कुछ। उसका हमें कहाँ पे उसका आउटपुट हमें कहाँ पे नज़र आया। आप जब टीम में से आपकी जब जगह जाती है तो आपको बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं वापस आने के लिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल श्रेयस अय्यर की है, जिस तरह उन्होंने वापसी की टीम में। हमारे मुल्क में ऐसे क्यों नहीं होता? आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया सेकंड इंग्लैंड टेस्ट से, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम को जब आप साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं, आप किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बाबर आजम को वापस लेके आ रहे हैं? इसके अंदर बाबर आजम का कसूर नहीं है, कसूर आपकी सिलेक्शन कमेटी का है कि आप किन बेसिस पे प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो और किन बेसिस पे वापस ला रहे हो। आपने शादाब खान को T20 वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप किया, आप उनको किन बेसिस के ऊपर एज अ वाइस कैप्टन बना के वापस ले आए हो? क्या परफॉर्मेंस थी उनकी बीच में? मुझे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। उन्होंने हाँ कुछ प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के मैचेस खेले थे, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। पता नहीं उन्होंने शायद 4 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स ली थी या कुछ ऐसा था। कोई उसके अंदर ऐसी, आप किस बेसिस पे, अगेन क्वेश्चन किस पे उठ रहा है? शादाब पे उठ रहा है कि ये किस परफॉर्मेंस पे वापस आ गया है। क्वेश्चन उठना किस पे चाहिए? सिलेक्शन कमेटी पे या टीम मैनेजमेंट पे कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपने तो टीम का बार ही इतना नीचे कर दिया, आपको जिसको दिल करता है आप निकालते हो, जिसको दिल करता है वापस ले आते हो। सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक। हाँ, आपने साउथ अफ्रीका के अंदर उनके 3 नॉट्स के बाद आपने कहा कि जी ही इज़ डन इनकी जो, और फिर जब आपने किसी को बाहर करना होता है तो जिस जिस किस्म की आप बातें अपने सहाफ़ियों से करवाते हो, आपने वो बातें करवाई, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका फेल हुआ एक्सपेरिमेंट कि हमने एक ओपनर के साथ खेलना, फिर आप न्यूजीलैंड में वापस ले आए। मुझे बताएं उस 2 महीने में क्या क्रिकेट हुई थी? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि बहुत ही कोई उसके अंदर एक्सेप्शनल अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स खेली या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी बेसिस पे वो वापस आ गए। सेम विद मोहम्मद नवाज़, अभी जो आप वापस लाए। मोहम्मद नवाज अभी T20 वनडे दोनों में आ। अब आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको अभी बैठे बैठे पिछले 2-3 मिनट में 6 आधी टीम गिनवा दी है, तो आप मुझे ये बताएं, आप तो अपने प्लेयर्स को खुद कंट्रोवर्शियल कर रहे हो यार ये चीज़ें करके। क्योंकि हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम सवाल ही गलत करते हैं। हम प्लेयर को कटहरे में खड़ा कर देते हैं, जी इस प्लेयर ने क्या किया है जो ये टीम में वापस आ रहा है। यार प्लेयर क्या खुद टीम में वापस आता है? सिलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सवाल सिलेक्टर से है, ये सवाल PCB से है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। तो ये जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब तक एक सर्टन बेंचमार्क्स नहीं आप ले करोगे कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में खेलना है ये बेंचमार्क्स हैं, अगर आप इससे नीचे खेलते हो, गिरते हो, वी डोंट केयर इफ़ यू आर एन एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल, वी विल नॉट केयर इफ़ यू आर एन अप एंड कमिंग क्रिकेटर, बट ये अगर सर्टन बेंचमार्क्स हैं आप इनको मीट करोगे, आप पाकिस्तान खेलोगे तो आपकी टीम तब जाके बेहतर होगी। मसला ये है बहुत अरसे से ये बेंचमार्क्स नहीं हमें नज़र आ रहे। ये बेंचमार्क्स वो तो अब नज़र क्या ही, वो तो मेरे ख्याल से अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप मुझे ये बताओ, आप एक अप एंड कमिंग क्रिकेटर हो, 20-22 साल आपकी उम्र है, आपने डोमेस्टिक में रन्स लगाए हैं, सब कुछ किया है। ज़ाहिर बात है अगर एक बैट्समैन ड्रॉप होता है वहाँ पे आपकी नज़र होती है कि यार दिस इज़ अ स्पॉट परहैप्स आई कैन फिल। आप अपनी मेहनत शुरू कर देते हो, सब कुछ करते हो, आप डोमेस्टिक में रन्स भी लगाते हो, हर तरह से आप अपनी फिटनेस भी बेहतर कर रहे हो, खर्चे पे अपने सब कुछ कर रहे हो। बट देन यू सी कि जिस प्लेयर को आपने ड्रॉप किया था नेशनल सेटअप से, आपने उस प्लेयर को आप वापस ले आए हो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, सिंपली बेस्ड ऑन द मीडिया प्रेशर। तो वो प्लेयर को कितनी कोई जुस्तजू रहेगी कि यार मुझे अब खेलनी है क्रिकेट। आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो? ये चीज़ें हैं जो कि हमारे बोर्ड को, हमारे सेलेक्टर्स को इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आपने टीम को वाकई ही किसी जगह पे लेके जाना है।
बिल्कुल। और इसके साथ अगर आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूं, T20 के साथ अब वनडे में भी बड़ी चेंजेस हुई हैं। वनडे की अगर हम टीम देखें, जो बैटिंग लाइनअप हमारी थी पिछले 1-2 सालों में, वो सऊद शकील थे, कामरान गुलाम इन एंड आउट होते रहे, तैयब ताहिर, अब वो सारे, इवन खुशदिल शाह, तो ये 4 बैटर्स अब टीम में नहीं है वनडे की। और अब जो नए बैटर्स आए हैं वो कौन है? हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, ये लोग अब, इससे एक चीज़ तो मुझे चलो नज़र आती है कि पाकिस्तान अब शायद चाहता है कि हम वनडे में भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, अराउंड बाबर रिजवान 3-4 लड़के ऐसे होंगे जो मार धराड़ करेंगे, फाइन। लेकिन what do you think? Is it too early for Hassan Nawaz and Mohammad Haris to make it to the ODI team, especially when Hasibullah is already waiting? He has 2000 plus runs in first list, and उसके साथ उनकी 9 सेंचुरीज हैं, उनकी 10 50s हैं, 50 की एवरेज है। सो डू यू थिंक कि लाइक बैकअप विकेट कीपर भी हसीबुल्ला भी हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ओवर एग्रेसिव तो नहीं हो रहा? ओवर एग्रेसिव की बात नहीं है, इसके अंदर बात यह है कि आप अपने प्लेयर्स को मैच सिनेरियोस के अंदर तो जज करते ही नहीं हो आजकल, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आपके पिछले 2 साल से रीजन्स का वनडे कप नहीं हो रहा, आप अपनी ओडीआई टीम किस बेसिस पे बनाओगे? आपका पिछले 2 साल से वनडे कप नहीं हुआ, इस साल भी वनडे कप नहीं होना। और डिपार्टमेंटल आप वनडे कराते हो क्योंकि डिपार्टमेंटल T20 नहीं होता ना, डिपार्टमेंटल आपको वहाँ पे वनडे कराना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली जो पीसीबी की जो बेसिक क्रिकेट है वो रीजन क्रिकेट है, ठीक है, जो पीसीबी ने करानी है। बाकी डिपार्टमेंट तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे टीम बनती है, ठीक है। वो उसके अंदर कुछ आपके 1-2 डिपार्टमेंट हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सारे अच्छे प्लेयर्स उठा लेते हैं, फिर बाकी टीम्स ऊपर नीचे होके बन रही होती हैं, वो तो आप छोड़ दो डिपार्टमेंट क्रिकेट को। रीजनल क्रिकेट है जो प्योरली पीसीबी खुद कंट्रोल करता है। आप मुझे ये बताओ, पिछले साल भी आपने पाकिस्तान कप नहीं कराया, आप इस साल भी पाकिस्तान कप नहीं करा रहे, 2027 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, आप किन बेसिस के ऊपर अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जज करोगे? फिर अगेन यही सवाल होगा कि जी हसन नवाज़ क्या बहुत जल्दी तो नहीं आ गए, क्या मोहम्मद हारिस की जगह बनती है, क्या इसको लाना गलत है, क्या उसको ड्रॉप करना? आप तो अपनी क्रिकेट जहाँ पे आपने प्लेयर्स को चेक करना है, जहाँ पे आपने इनको हम सो कॉल्ड रगड़ा है वो लगवाना है, वो तो आप करते ही नहीं हो। इस दफ़ा आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है यार, अबू बकर जब 6 टीम्स थी ना, 6 क्रिकेट एसोसिएशंस थी, उस वक्त आपकी कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के 31 मैचेस होते थे। इस साल 8 टीमें हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में, 29 मैचेस हैं। आप तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट श्रिंक किए जा रहे हो, तो आप किस तरह से, किन बेंचमार्क्स के ऊपर आप प्लेयर सेलेक्ट करोगे? अब आपने वो न्यूजीलैंड खेला अप्रैल के अंदर, बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुई, आप अपनी ओडीआई टीम आपने अनाउंस किया, बीच में क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी बेसिस के ऊपर आपने क्या कोई ओडीआई टूर्नामेंट किया, कोई कुछ किया जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हो कि यार हम इस प्लेयर को लेके आ रहे हैं, उस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं? बट उसमें ऐड करना चाहूँगा कि पीएसएल की बेस पे भी एक सिलेक्शन होती है ना, जो T20 और वनडे की टीम। देखें, पीएसएल की बेस के ऊपर सिलेक्शन तो होती है, और पीएसएल की बेस के ऊपर अगेन आज जो हम देखते हैं कि एकदम से एक प्लेयर आता है, उसके अंदर बड़ा फ्लेयर होता है, सब कुछ होता है, फिर एकदम से वो मुरझा जाता है, उसके टेक्निकल फ्लॉज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप पीएसएल की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हो। पीएसएल इज़ अ ग्रेट ब्रांड फॉर पाकिस्तान, दो पिछले कुछ सालों में बहुत ख़राब हुआ है। लास्ट ईयर वाज द वर्स्ट ईयर फॉर द पीएसएल, ये जो अभी हुआ है। लेकिन आप जिसे कहते हैं, ये अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे बेस्ट कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए जो टेक्निकली या थ्योरेटिकली आपको समझ आती है चीज़, वो ये है कि थ्योरेटिकली आपके डोमेस्टिक के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट स्टेपिंग स्टोन, और यहाँ से अगर इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया तो आप उनको ऊपर ले आओगे। हमारे यहाँ क्या होता है, टैलेंट हंट से एक लड़का आता है, आप उसको देखते हो, या बिल्कुल ऐसा लड़का जिसने कोई ख़ास क्रिकेट नहीं खेली आपके डोमेस्टिक के अंदर, वो अपनी कोई ब्रिलियंस दिखाता है, स्पार्क्स दिखाता है, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको टीम में रख लेते हो, और आप फिर एकदम से ना उसके ऊपर टीम में काम होता है, ना कुछ होता है, ना वो एनसीए में कैंप्स कर रहा होता है। फिर जब वो एक्सपोज होता है फिर हम कहते हैं कि जी ये क्या हो गया, हमारी क्रिकेट तो बहुत ख़राब है, सब कुछ है। आपने तो अपनी पाथवेज ही नहीं डिफ़ाइन की। अगर आपका कोई ऐसा प्लेयर जो आपकी जिसने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है डोमेस्टिक में और वो पीएसएल खेल रहा है, आपको पीएसएल में आइडेंटिफाई हो गया, यू विल कॉल हिम टू दी एनसीए, आप वहाँ पे कैंप्स कराओगे, आप फिर उसको डोमेस्टिक में भेजोगे, फिर आप ए में भेजोगे, आप उसको 1-2 साल इस तरह से चलाओगे, फिर आप उसको नेशनल टीम में लेके आओगे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले जो 1-2 महीने से मैं पीसीबी में देख रहा हूँ वो बड़ी पॉजिटिव चेंज है।
ख़ासतौर पे आकिब जावेद के आने से, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन इन रिगार्ड्स टू द अकेडमीज़ की है, और जिस तरह से हमने देखा अब अकेडमीज़ लग रही हैं, जिस तरह अंडर-19 इस वक्त मुल्तान बैठी हुई है, वुमेन कराची बैठी हुई है, पाकिस्तान मैन जो हैं वो आते जाते रहते हैं लाहौर में, और मेरे ख्याल से इन्होंने के भी 2 टूर चल रहे हैं। शाहीन चले, वो तो अगेन उन टूवर्स के मैं बड़ा कोई हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ शाहीन सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले, मैं तो इस चीज़ के ऊपर इतना लिख चुका हूँ जिसकी हद नहीं। मैं तो चाहता हूँ शाहीन की क्रिकेट हो, लेकिन जिस तरह से अभी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे आप कोई काउंटी क्रिकेटर्स की 11 और इस तरह से यहाँ टॉप एंड आप भेज दोगे, जहाँ पे बिल्कुल वो प्लेयर्स जो अकेडमी लेवल के हैं वो आपके टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ खेलें। ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि बिकॉज कोई ए टीम का टूर नहीं था, इस वजह से उनको इंग्लैंड भेजा है कि यार अभी किसके साथ भी खेल रहे हैं, इनको खिलाओ। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। आपकी एकेडमीज़ का फाल होना जो बहुत अरसे से नहीं थी, दैट्स अ गुड स्टार्ट। ये है। अब आप यहाँ पे आप जब अपने प्लेयर्स को, आपको कोई अच्छा प्लेयर नज़र आता है, कोई ऐसा प्लेयर है जिसमें स्पार्क है, अब आप उसको यहाँ लेके आओ, फिर आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट भेजो, फिर आप उसको ए भेजो। जब वो 2 साल 3 साल प्रॉपर एक वो कट हो जाएगा, प्लेयर प्रॉपर पॉलिश हो जाएगा, फिर आप उसको नेशनल टीम में लेके आओगे। उसकी जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो उसकी यूटिलिटी फॉर द टीम है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक सवाल जो मेरा नहीं, फैंस के। अच्छा, फैंस हैं मेरे मेरे फैन या क्रिकविक के फैन? आपके फैंस भी हैं और पाकिस्तान के बाबर और रिजवान के फैंस हैं। हाँ। उनका यह सवाल है कि आप ये बताएं कि उनकी T20 में वापसी कब हो रही है और हो भी रही है या नहीं, कि एशिया कप ऐसा टूर्नामेंट तो नहीं होने जा रहा जो हम एक दफ़ा T20 का टूर्नामेंट विदाउट बाबर एंड रिजवान खेलेंगे इन रिसेंट ईयर्स। यार देखो, अब अगर आपने ये कदम उठाया है ना कि हमने बाबर रिजवान को नहीं खिलाना और ये लड़के हैं जो हमने लेके चलने हैं, तो आपका वर्ल्ड कप भी बाबर रिजवान के बगैर होना चाहिए। फिर इतना कॉन्फिडेंस शो करो, इतना इनको बैक करो। बिल्कुल। बिकॉज देन अगेन अगर आप देखो, अब मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त 2 सीरीज़ ऑन द रोड हार गए हो, ठीक है। न्यूजीलैंड में आप हारे हो, एक बांग्लादेश में आप हारे हो, आप होम में जीते हो, ठीक है, आपने बड़ा कमाल खेला, आप होम में जीते हो। अभी आप वेस्ट इंडीज़ गए हो, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट व्हाट वी नो इज़ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया से हारी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से T20 खेले हैं वो बड़ा अच्छे खेल रहे हैं। वो वहाँ पे अभी पता नहीं क्या होता है, लेकिन अगर आप बाबर रिजवान को अब वापस लाओगे ना, तो ये ज़्यादती पाकिस्तान टीम के साथ है, ये बाबर और रिजवान के साथ है कि आप उनको इतनी देर आपने उनको साइड पे रखा है। आप बिल्कुल जो एक इतने हाई प्रेशर टाइम है, आप उनको वापस ले आओ। दे आर ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो करवाई जा चुकी हैं, जो भी है, जो कुछ हो चुका है, उसके बाद जब वो वापस आएंगे वो भी अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, टीम को भी नुकसान होगा। तो अब आपको इन्हीं लोगों के साथ लेके चलना चाहिए। मेरी एक ओपिनियन है इसके अंदर जो कि इतनी क्या नाम है, क्या कहना चाहिए, मकबूल नहीं है। वो ये है कि प्रॉब्ली बाबर रिजवान का अब T20 का टाइम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बाबर एंड रिजवान विल हेल्प यू इन ODI एंड टेस्ट क्रिकेट अलॉट, ठीक है, लेकिन T20 इज़ अ फॉर्मेट जो मेरे ख्याल से अब जो इनके गोल्ड या पीक डेज थे ना, वो अब गुजर चुके हैं। अब आपको नए, ये जिस तरह से आप इन लड़कों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इन लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाबर एंड रिजवान कैन बी वेरी गुड फॉर योर ODI एंड टेस्ट सेटअप। ठीक है। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट की अगर आपने थोड़ी सी बात की है, तो टेस्ट क्रिकेट में डू यू थिंक कि पाकिस्तान को जो सेकंड डिवीज़न में, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान सेकंड डिवीज़न में होगा जब 2 डिवीजन्स बन जाएंगी, तो आपको लगता है कि लाइक ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? जैसे पाकिस्तान जितना टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो उससे कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और आउटकम बहुत कम है। यार मेरे ख्याल से ये जो 2 टियर सिस्टम है ना, अगर तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप देखिएगा अगले 5-6 साल में सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होंगे। हाँ, उसके बाद कोई नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी नहीं है इसके अंदर। उसकी वजह ये है कि आप देखो, आप सिर्फ वो क्रिकेट खेलोगे जो कि आपको पैसा बना के दे रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने उस तरह से तो अपनी लेगेसी अलाइव नहीं रखी कि लोग अभी भी, जिस तरह से इंडिया में हम विराट कोहली की बात करें या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में हम बात करें, जिस तरह से फैंस देखने आते हैं, पाकिस्तान में तो टेस्ट क्रिकेट अब उस तरह से फॉलो नहीं होती। आपके जिसे कहते हैं, हमें नज़र आता है कि प्लेयर्स भी अब उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू सो। मैं इसके अंदर आई एम वेरी वोकल कि अगर एक प्लेयर कहता है मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, ही हैज़ राइट टू पिक एंड चूज, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल तो फाइन। क्योंकि देखो यार, प्लेयर की जो पीक है पैसे कमाने की वो यही है, बिल्कुल, ठीक है। अब आपने अगर अपनी टेस्ट क्रिकेटर के लिए टेस्ट क्रिकेट
ल्यूक्रेटिव इतनी नहीं रखी तो वो क्यों खेले? सीधी सी बात है यार। जब वो एक लीग के अंदर जाके क्या नाम है अच्छे खासे पैसे बना के आ जाएगा जो कि एक टेस्ट सीरीज़ की ड्यूरेशन की है, वो क्यों यहाँ पे खेले? जब आप अपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को खुद ही इतना रिगार्ड नहीं करते, साल में आपने पता नहीं 4 या 5 टेस्ट खेलने होते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से सेकंड लीस्ट जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं इस ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। पता नहीं पाकिस्तान शायद 12 खेल रहा है, इवन जिम्बाब्वे हमसे ज़्यादा, जिम्बाब्वे हमसे ओवरऑल, वो तो खैर टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं है पार्ट, लेकिन वो 11 ही उन्होंने इस साल में खेल लिए हैं। इस तरह का उनका कोई स्केड्यूल है। तो जब आप एज अ बोर्ड, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर्स आप खुद टेस्ट क्रिकेट को इतना जिसे कहते हैं वेटेज नहीं देते, तो फिर आप प्लेयर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो दें? आपकी टेस्ट क्रिकेट इतनी ल्यूक्रेटिव रही नहीं है। और फिर देन अगेन जब आप बेसिकली अब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आप पैसे बनाते हो, अच्छा इंग्लैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, या कोई मुश्किल टूर होंगे जिसमें पैसे नहीं बनने तो हम चले जाएंगे ताकि हमारा खर्चा ना हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद फिर पाकिस्तान भी इतना इंटरेस्टेड रहेगा सेकंड टीयर में जाने के बाद कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलें। उसके अंदर ज़ाहिरी बात है अगर आपको फुल मेंबर स्टेटस रखना है तो एक आईसीसी की कंपल्शन है कि आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, बट टेस्ट क्रिकेट आपकी बहुत सफ़र करेगी। और इससे मेरे ख्याल से बिकॉज़ ये 2-3 मुल्क हैं, इनको शौक़ है पैसे कमाने का, इनको शौक़ है पैसे बनाने का, इनके इस शौक़ की वजह से आपकी क्रिकेट एट लार्ज बहुत सफ़र करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन भाई, हमारी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त रही। होपफुली आपने भी इंजॉय की होगी और आपको बहुत सारी इंसाइट्स भी मिली होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।